आज हम सीखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? ये जेनेटिक कंडीशन है और इसमें ग्रेजुअली क्या होता है, मसल वीक होते हैं। ओके, एंड इसी वजह से क्या होता है, बॉडी में डिसेबिलिटी क्रिएट होती है। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है, जीन्स में अगर म्यूटेशन हुआ तो पर्सन मस्कुलर डिस्ट्रोफी से अफेक्टेड होता है। तो उसमें शुरू करते हैं। फर्स्ट है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इट इज कॉमनेस्ट 1:3600 मेल लाइव बर्थ, हेरिडेटरी मायोपैथी इन इंडियन चिल्ड्रन। ये खाली मेल्स में होता है। ओके, फीमेल जो रहती है वो कैरियर रहती है। ओके, it is characterized by progressive weakness of mainly proximal lower limb muscles with pseudohypertrophy। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव वीकनेस होता है। कौन से मसल्स का? प्रोक्सिमल लोअर लिम्ब मसल्स। ओके, प्रोक्सिमल लोअर लिम्ब मसल्स में क्या आता है? अपर लेग्स एंड हिप्स आते हैं। इसमें ये वीकनेस होता है एंड विथ सूडो हाइपरट्रोफी। ओके, फॉल्स एनलार्जमेंट होता है काफ मसल्स का। सो ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ मेनली proximal lower limb muscles with pseudo hypertrophy। और ये क्यों होता है? इट इज कॉज ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन्स। ओके, डीएमडी के जो जीन्स है इसमें म्यूटेशन आता है। इट लीडिंग टू सीवियर मोटर डिसेबिलिटी। मोटर डिसेबिलिटी यानी मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन। ओके, सो ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? इट इज अ कॉमनेस्ट हेरिडेटरी मायोपैथी इन इंडियन चिल्ड्रंस and it is characterized by progressive weakness of mainly proximal lower limb muscles with pseudohypertrophy, leading to severe motor disability, loss of ambulation, and usually death in second decade of life। Loss of ambulation यानी क्या? Is the ability to walk। इसको हम क्या कहेंगे? एम्बुलेशन कहेंगे। और उसमें क्या होता है? लॉस होता है। जो एबिलिटी होती है पर्सन की वॉक करने की विदाउट एनी सपोर्ट, वो इसमें लॉस हो जाती है। लॉस ऑफ एम्बुलेशन एंड यूजुअली डेथ इन सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ। सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ यानी क्या? जो पर्सन ट्वेंटीज में होते हैं उसको हम बोलेंगे सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन। ओके, ट्वेंटीज में ये जो अफेक्टेड डीएमडी के पेशेंट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। सो लॉस ऑफ एम्बुलेशन एंड यूजुअली डेथ इन सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ। अ माइल्डर वेरिएंट दैट इज बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उसको हम बोलेंगे बीएमडी, प्रेजेंट एट लेटर एज विथ मोर ग्रेजुअल कोर्स। उसका एक माइल्डर वेरिएंट रहता है, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। ओके, और ये लेटर एज में होता है। ओके, एंड विथ अ मोर ग्रेजुअल कोर्स। इसका हम डिफरेंशिएशन देखेंगे, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। डीएमडी और बीएमडी भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? डिस्ट्रोफिन जीन। डिस्ट्रोफिन जीन क्या करता है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ओके, this protein act as a muscle stabilizer and it is present at a muscle membrane। मसल मेम्ब्रेन पे ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और ये क्या करता है? मसल स्टेबलाइजर का काम करता है। absence और रिड्यूस इन डिस्ट्रोफिन कॉज मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ओके, अगर पेशेंट में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अगर कम हो गया, अब्सेंस हो गया या रिड्यूस हो गया तो ये क्या करता है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी कॉज करता है। सो डिस्ट्रोफिन जीन डीएमडी में क्या होता है? अब्सेंट और नॉन फंक्शनल होता है एंड बीएमडी में पार्शियली फंक्शनल होता है। ओके, ये मेन डिफरेंस है डीएमडी और बीएमडी का। डिस्ट्रोफिन जीन डीएमडी में क्या होता है? अब्सेंट होता है और बीएमडी में पार्शियली फंक्शनल होता है। डीएमडी में ये नॉन फंक्शनल होता है। ओके, देन इंसिडेंस 1:3600 मेल लाइव बर्थ एंड बीएमडी का इंसिडेंस क्या है?
3 to 6 पर 1 लाख मेल लाइव बर्थ। ओके, इसका इंसिडेंस कम है बीएमडी का। देन मीन एज एट ऑनसेट, एज ऑफ ऑनसेट क्या है डीएमडी का? 3 to 5 years एंड बीएमडी का 12 years। ओके, सो ये अर्ली होता है और ये लेटर एज में पेशेंट में इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सो ये बीएमडी एक माइल्डर वेरिएंट है। ओके, देन डिसीज प्रोग्रेशन, डीएमडी फास्ट होता है और बीएमडी स्लो होता है। डिसीज का प्रोग्रेशन डीएमडी का फास्ट होता है और बीएमडी का स्लो होता है। देन मीन एज एट बिकमिंग नॉन एम्बुलेटरी। ओके, पेशेंट नॉन एम्बुलेटरी कब होता है? एट द एज ऑफ 12 ईयर एंड बीएमडी में 27 ईयर्स। ओके, पेशेंट को व्हील चेयर कब लगती है डीएमडी में? एट द एज ऑफ 12 ईयर। ओके, देन मीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिड 20s। ओके, हमने देखा था मिड 20s में ये क्या होता है? लॉस ऑफ एम्बुलेशन एंड डेथ इन सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ, ये हमने देखा था। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिड 20s तक डीएमडी के पेशेंट की रहती है और बीएमडी के 40s तक। ओके, देन ऑनसेट ऑफ कार्डियोमायोपैथी usually follows skeletal progression and in BMD may present before skeletal symptoms। ओके, एक बार फिर से देखेंगे डीएमडी और बीएमडी में मेन क्या डिफरेंस है? डिस्ट्रोफिन जीन अब्सेंट रहता है डीएमडी में और बीएमडी में पार्शियली फंक्शनल रहता है। और डीएमडी का एज ऑफ ऑनसेट क्या रहता है? अर्ली एज रहता है 3 to 5 years एंड बीएमडी का 12 years। डिसीज प्रोग्रेशन फास्ट एंड बीएमडी में स्लो होता है। एंड मीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है डीएमडी की? मिड 20s एंड बीएमडी की 40s। ओके, सो ये मेन डिफरेंस है डीएमडी और बीएमडी का। अभी हम एटियोलॉजी देखेंगे। डीएमडी और बीएमडी is an X-linked recessive disease with affected males and carrier females। ओके, ये क्या है? एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है। इसमें क्या होता है? मेल क्या रहते हैं? अफेक्टेड रहते हैं और फीमेल्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है एक्स का, इसी वजह से ये फीमेल्स क्या रहते हैं? कैरियर रहते हैं। और मेल्स में क्या होता है? खाली एक एक्स क्रोमोसोम रहता है, इसीलिए सिर्फ मेल अफेक्टेड रहते हैं। ओके, ये देखो, ये मेल अफेक्टेड हो गया और ये फीमेल्स क्या रहती है? कैरियर रहती है। ओके, फीमेल्स अफेक्टेड नहीं होती, इसी वजह से डीएमडी और बीएमडी खाली मेल्स में दिखाई देता है। देन ड्यू टू डिलीशन or of one or more exons of the DMD gene located on XP21 locus। इसमें क्या होता है? डिलीशन होता है। किसका डिलीशन होता है? वन और मोर एक्सॉन्स ऑफ द DMD gene which is located on XP21 locus and 30% cases may be new mutation। 30% केसेस में क्या होता है? न्यू म्यूटेशंस होते हैं। ओके, गर्ल्स आर वेरी रेयरली अफेक्टेड इफ हैविंग टर्नर सिंड्रोम, सिंगल एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? 45x0 होता है। ओके, जो गर्ल्स में होता है उसमें क्या होता है? सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है। इसी वजह से क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम्स के गर्ल्स को ये डीएमडी हो सकता है, बाकी फीमेल्स में नहीं होता। सो गर्ल्स आर very rarely affected if having Turner syndrome, single X chromosome or random inactivation of normal chromosome। This is Lyon hypothesis। अगर नॉर्मल क्रोमोसोम में इनएक्टिवेशन हो गया तो फीमेल्स में ये दिखाई देता है, इसको कहेंगे हम लायन हाइपोथेसिस। सो एटियोलॉजी में हमने क्या देखा? इट इज अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज with affected males and carrier females। males affected होते हैं और females क्या होते हैं? carrier होते हैं। और ये क्यों होता है? due to deletion of one or more exons of the DMD gene located on XP21 locus।
and in 30% cases new mutations are seen. Okay, and girls are very rarely affected if having Turner syndrome. यहाँ तक क्लियर है? ये देखो, XY males are affected, and in females is carrier. So affected male baby. Primary product of DMD gene is an important cytoskeletal protein dystrophin. Okay, DMD genes का जो प्रोडक्ट रहता है वो क्या होता है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन रहता है. ओके, साइटोस्केलेटल प्रोटीन, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रोफिन. इट इज प्रेजेंट इन स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स, ब्रेन, पेरिफेरल नर्व्स एंड मेनी अदर टिश्यू. ये डिस्ट्रोफिन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? स्मूथ मसल्स पे, स्केलेटल में मेनली प्रेजेंट रहता है, then smooth muscle, brain, peripheral nerves, and many other tissue. This dystrophin is absent or severely deficient in DMD. DMD अगर पेशेंट आए तो हमें क्या याद में रखना है? यहाँ पे डिस्ट्रोफिन की डेफिशिएंसी रहती है. ओके, ये डिस्ट्रोफिन absent रहता है. ओके, absent रहता है एंड और सीवियरली डेफिशिएंट रहता है. ओके, सो डीएमडी का पेशेंट अगर आया तो हमें एक ही चीज याद में रखनी है, इसमें म्यूटेशन होता है, ये हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, और इसमें मेनली डिस्ट्रोफिन अब्सेंट होता है. ओके, डीएमडी यानी डिस्ट्रोफिन, ये याद में रखो, डीएमडी यानी डिस्ट्रोफिन. दिस डिस्ट्रोफिन इज अब्सेंट और सीवियरली डेफिशिएंट इन डीएमडी, while those with BMD have milder deficiency. हमने जो डीएमडी और बीएमडी का डिफरेंशिएशन देखा. सो बीएमडी क्या है? माइल्डर डिसीज है, इसमें माइल्डर डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रोफिन रहती है. देन डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी प्रीडिस्पोजेस टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल फाइबर एंड प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस. डिस्ट्रोफिन की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल फाइबर होते हैं एंड प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होते हैं. इसको हम बोलेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी. सो मेन इसमें क्या है? डिस्ट्रोफिन की डेफिशिएंसी. डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? मसल फाइबर का डिस्ट्रक्शन होता है एंड प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होता है. यहां तक क्लियर है? ये देखो, ये होल मसल एंड दिस इज बंडल ऑफ मसल फाइबर. ओके, ये है मसल फाइबर मेम्ब्रेन. यहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रोफिन होता है. ओके, अगर ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल फाइबर, देन क्या होता है? प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होता है. ओके, यहाँ तक क्लियर है? अभी हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. Boys are asymptomatic at birth with normal early development including walking. Boys at birth asymptomatic होते हैं. Then weakness usually begins at 2 to 3 years of age. Weakness कब begin होता है? At the age of 2 to 3 years. Okay? At birth हमें नहीं समझेगा कि ये बेबी को डीएमडी है या नहीं, बट at the age of 2 to 3 years weakness मसल्स का बिगिन होना शुरू हो जाता है. देन children with Duchenne muscular dystrophy become symptomatic before age of 5 years and may have history of delayed walking. at birth ये बॉयज असिम्टोमेटिक रहते हैं. देन वीकनेस कब बिगिन होता है? एट द एज ऑफ 2 to 3 years of age. अगर हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री में उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? ये बेबी का डिलेड वॉकिंग रहा था. ओके, सो और इसमें सिम्टम्स प्रोमिनेंट कब हो जाते हैं? एट द एज ऑफ 5 years. यहाँ तक क्लियर है? देन gait disturbances become apparent at 3 to 4 years of age. Waddling gait, Gower sign, and calf muscle pseudohypertrophy are classical finding. डीएमडी का अगर पेशेंट रहा तो हमें उसमें क्या क्या देखना है? फर्स्ट तो वैडलिंग गेट,
देन गोवर साइन एंड काफ मसल हाइपर सूडो हाइपरट्रॉफी। ये तीन चीजें याद में रखना है। फर्स्ट waddling gait, देन गोवर साइन एंड काफ मसल सूडो हाइपरट्रॉफी। ये हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या है। देन वीकनेस ऑफ नेक फ्लेक्सर इज अर्ली। अभी हम देखेंगे waddling gait क्या है। ओके, माइल्ड waddling, इसको ही हम बोलेंगे टेंडलबर्ग गेट with lordotic posture to adopt for gluteal weakness. Mild waddling gait to adopt for gluteal weakness। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूटियल मसल का वीकनेस होता है, इसी वजह से waddling gait होता है, lordotic posture होता है पेशेंट का। देखो, पोस्चर चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्रेशन ऑफ डीएमडी, जैसे एज प्रोग्रेशन होता है वैसे ये पोस्चर चेंज होता है। देन गोवर साइन पॉजिटिव, यहाँ पे गोवर साइन पॉजिटिव रहती है। क्या है गोवर साइन? डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम रिकम्बेंट पोजीशन ड्यू टू पेल्विक गर्डल वीकनेस। रिकम्बेंट पोजीशन क्या है? इट इज अ बॉडीज पोजीशन व्हेन इट इज लाइन हॉरिजॉन्टली सच एज व्हेन स्लीपिंग। स्लीपिंग को क्या बोलेंगे हम? रिकम्बेंट पोजीशन। A gover sign क्या है? डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम रिकम्बेंट पोजीशन ड्यू टू पेल्विक गर्डल वीकनेस। पेशेंट अगर सोया हुआ रहता है, उसको उठने में बहुत तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें पेल्विक गर्डर का वीकनेस होता है। When asked to do so, he typically turns to his side, lifts his trunk up by supporting his weight on his arm, and then stand up as if climbing upon his body with hand support। ये उठने के लिए उसके हाथ का इस्तेमाल करता है। ये देखो, हम ये देखेंगे गोबर सिंह क्या है। ये रिकमेंड पोजीशन में है और ये क्या करता है, अपने हाथ का इस्तेमाल करता है उठने के लिए। ये देखो, अपने घुटनों पर ये हाथ का इस्तेमाल करेगा। ओके, क्योंकि ये रिम गर्डल की इसको वीकनेस रहती है। ओके, ये जो पेल्विक गर्डर का वीकनेस होता है, एक बार फिर से हम देखेंगे। ये है पॉजिटिव गोवर साइन। ये उसके हाथ का इस्तेमाल करता है उठने के लिए। क्या है ये पॉजिटिव गोवर साइन? डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम रिकमेंड पोजीशन ड्यू टू पेल्विक गर्डल वीकनेस। When asked to do so, he typically turn to his side, lift his trunk up by supporting his weight on his arms, and then stand up as if climbing upon his body with hand support। Okay, ये देखो, ये है गोवर साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएमडी में। यूजिंग हैंड्स टू पुश ऑन लेग्स टू स्टैंड। ओके, यहाँ पे सूडो हाइपोट्रोपी रहती है और ये पेल्विक गर्डल की वीकनेस होती है। ओके, इसी वजह से ये गोवर साइन पॉजिटिव आती है। एक बार फिर से हम देखेंगे। ये देखो, पेशेंट यूजेस हिज हैंड टू स्टैंड अप। ओके, देन नेक्स्ट है सूडो हाइपोट्रोपी। सूडो हाइपरट्रॉफी क्या है? फॉल्स enlargement of calf muscle because tissue is abnormal। okay, pseudo hypertrophy of calf muscle with wasting of thigh muscles। it is actually due to replacement of muscle fiber by fat and connective tissue। यहाँ पे मसल्स नहीं रहते हैं, क्या रहता है? फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहेंगे हम? सूडो हाइपरट्रोपी, that is false enlargement of calf muscles। Then tongue and forearms may also develop pseudohypertrophy। Distal deep jerks, ankle and brachioradialis are stronger than proximal knee or bicep tricep jerks।
ये देखो, डिस्टल डीप जर्क्स। डिस्टल डीप जर्क्स यानी कि एंकल के एंड ब्रेकियोरेडियलिस के स्ट्रॉन्ग रहते हैं देन प्रोक्सिमल नी और बाइसेप ट्राइसेप जर्क्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोक्सिमल मसल्स की डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, और डिस्टल मसल सेफ रहते हैं, इसी वजह से प्रोक्सिमल नी और बाइसेप के जो जर्क्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वीक रहते हैं, और डिस्टल डीप जर्स कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ओके, डिस्टल डीप जर्स एग्जांपल में क्या है, एंकल एंड ब्रेकियोरेडियलिस आर स्ट्रॉन्गर देन प्रॉक्सिमल नी और बाइसेप ट्राइसेप जर्स। ओके, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, सुडो हाइपरट्रॉपी एक, देन गोबर साइन, देन वाइडलिंग गेट। ओके, ये डीएमडी में हमें याद में रखना है। देन नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ प्रोक्सिमल मसल इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट विद वीक कफ एंड रिकरेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, मेनली प्रोक्सिमल मसल्स का वीकनेस होता है, इसमें इंक्लूड क्या होता है, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट विद वीक कफ एंड रिकरेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। मसल वीकनेस के कारण क्या होता है, पेशेंट में रिकरेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होते हैं। फेरेंजियल मसल वीकनेस विथ रिकरेंट एस्पिरेशन, फेरेंजियल मसल्स के वीकनेस के कारण क्या होता है, पेशेंट रिकरेंट एस्पिरेशन में जाता है। देन nasal twang एंड regurgitation। nasal twang यानी क्या, nasal speech। ओके, नाक से बोलना जो हम कहते हैं उसको हम बोलेंगे nasal twang एंड regurgitation। then distal muscle function example writing etc are spared till terminal stage। जो डिस्टल मसल रहते हैं वो स्ट्रॉन्गर रहते हैं पेशेंट में, और प्रोक्सिमल मसल क्या होते हैं, वीक होते हैं। सो डिस्टल मसल्स फंक्शन एग्जांपल राइटिंग ये पेशेंट की अच्छी रहती है। ओके, आर स्पेयर्ड। ओके, टिल टर्मिनल स्टेज, टर्मिनल स्टेज में ये अफेक्ट हो सकती है, बट स्टार्टिंग के स्टेज में राइटिंग जो माइन्यूट जो डिस्टल मसल के फंक्शन रहते हैं वो स्पेयर्ड रहते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे एसोसिएटेड फीचर्स। ओके, ये जो हमने थ्री साइंस देखे उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स क्या क्या रहते हैं ये देखेंगे हम। Mild mental retardation or learning disability are present in nearly all cases with variable severity। पेशेंट में जो थ्री साइन हमने बताए उसके साथ क्या क्या रहता है पेशेंट को, मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटीज। ओके, देन cardiomyopathy usually appears at 10 years through, though CCF and arrhythmia are uncommon till terminal stage and usually precipitated by intercurrent infection। ओके, कार्डियोमायोपैथी कब अपियर होती है पेशेंट में, एट द एज ऑफ 10 years। दो CCF यानी कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड अरिथमिया यानी क्या, इरेगुलर हार्ट बीट आर अनकॉमन टिल टर्मिनल स्टेज। ओके, ये कब आता है, टर्मिनल स्टेज में होता है पेशेंट को, एंड यूजुअली प्रेसिपिटेड बाय इंटरकरेंट इन्फेक्शन। देन intermittent gastric dilatation with abdominal pain and vomiting is common। गैस्ट्रिक डायलिटेशन क्यों होता है, गैस्ट्रिक डायलिटेशन यानी क्या, enlarged stomach। ओके, and it is due to swallowing impairment and collection of gastric air। swallowing पेशेंट में क्या होती है, इम्पेयर होती है, इसी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक एयर कलेक्ट होते हैं, इसी वजह से गैस्ट्रिक डायलिटेशन पेशेंट में दिखाई देता है विथ एब्डोमिनल पेन एंड वोमिटिंग। ओके, सो एसोसिएटेड फीचर्स में हमने क्या क्या देखा, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग डिसेबिलिटीज, कार्डियोमायोपैथी एंड गैस्ट्रिक डायलिटेशन विथ एब्डोमिनल पेन एंड वोमिटिंग। ये डीएमडी का कोर्स कैसे रहता है,
patient gradually becomes bedridden by 7 to 10 years of age with development of contracture. Contracture क्या है? हार्डनिंग और रिजिडिटी इन मसल्स, इसको हम बोलेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्चर। पेशेंट बेडरिडन कब होता है? at the age of 7 to 10 years of life. Then scoliosis, side twisting of spine, इसको हम बोलेंगे scoliosis, and die by 15 to 20 years due to respiratory failure, aspiration और congestive cardiac failure. ओके, ये है डीएमडी का कोर्स। इसमें क्या होता है? पेशेंट बेड रिडन कब तक होता है? 7 to 10 years of age. ओके, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चर होते हैं उसके, देन स्कोलियोसिस होता है पेशेंट में, और पेशेंट डाई कब होता है? 15 to 20 years. क्यों होता है? ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, एस्पिरेशन और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। देन अभी हम शुरू करते हैं बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इट इज माइल्डर वेरिएंट in late childhood with inability to raise the hand above the shoulder, example during combing the hair. Okay, remain ambulatory till 15 to 20 years. Ambulatory यानी ability to walk without support. ये बच्चे 15 to 20 years तक ambulatory रहते हैं and survive till 4th and 5th decade of life. Okay, 40 या 50 प्लस ये अपना लाइफ गुजारते हैं। ओके, सो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी इट इज अ माइल्डर वेरिएंट एंड लेट चाइल्डहुड में हमें इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी अफेक्ट दीज एरियाज, यानी कि प्रॉक्सिमल मसल्स अफेक्टेड होते हैं। ओके, डिस्टल्स मसल बाद में अफेक्टेड होते हैं, पहले क्या होते हैं? प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल वीकनेस, काफ हाइपरट्रोफी यानी कि सूडो हाइपरट्रोफी रहती है, देन माइल्जिया, मसल एक एंड पेन होता है, एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शन। कॉग्निटिव डिसफंक्शन यानी क्या? कॉग्निटिव फंक्शंस मींस मेमोरी, लर्निंग एंड अटेंशन एंड डिसीजन मेकिंग जो स्किल रहती है उसको हम बोलेंगे कॉग्निटिव फंक्शनल। ये डिसफंक्शन होने लगता है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। ओके, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीएमडी कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड arm weakness, difficulty walking that gets worse over time, and then toe walking, weak muscles in front of leg। ये toe walking क्यों करता है पेशेंट? weak muscle in front of leg cause foot drop and toe walking because muscle fibers are damaged and weak। इसी वजह से पेशेंट टो वॉकिंग करता है। देन हार्ड गेटिंग आउट ऑफ चेयर, पेशेंट चेयर से उठने में तकलीफ होता है। ओके, पेशेंट को तकलीफ होती है, अगर चेयर पे बैठा रहे तो उठने में पेशेंट को तकलीफ होती है। देन मसल पेन और स्पाज्म, इसको हमने बोला था मायल्जिया, एंड फ्रीक्वेंट फॉल ड्यू टू मसल फाइबर डैमेज एंड वीकनेस। Other symptoms of BMD may include cardiomyopathy, breathing problems, learning differences, and fatigue। हमने जो देखा था कॉग्निटिव डिसफंक्शन, इसमें आता है लर्निंग डिफरेंसेस। ओके, देन हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे बीएमडी या डीएमडी का? पॉजिटिव गोवर साइन जो हमने देखा था, इफ चाइल्ड इज लाइंग डाउन फ्लैट ऑन देयर स्टमक, they will slowly stand up with the help of their arms because of weak muscles around the hips and upper legs। okay, upper legs and hips में ये जो मसल्स रहते हैं वो वीक होते हैं, इसी वजह से गोवर साइन क्या आती है? पॉजिटिव आते हैं। ओके, पेशेंट क्या होते हैं? स्टैंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर आर्म्स। ओके, देन वैडलिंग गेट, वैडलिंग गेट, ये देखो, ये हम देखेंगे वैडलिंग गेट क्या होता है। डक लाइक वॉक रहता है इसमें। ये देखो पेशेंट सूडो हाइपरट्रोफी है काफ मसल की पेशेंट की।
ये है वॉडलिंग गेट। ओके, ये डक के जैसे चल रहा है पेशेंट, इसको हम बोलेंगे वॉडलिंग गेट। ये देखो, पुअर बैलेंस, फ्रीक्वेंट फॉलिंग। ओके, प्रोट्रूटेड बेली, वीक एब्डोमिनल मसल रहते हैं। ये जो हमने पीछे वीडियो देखा, इसमें भी वो बच्चा क्या करता है, वैडलिंग गेट्स जैसा चलता है। ओके, टिप टोइंग, हमने जो देखा था वीक मसल्स रहते हैं, इसी वजह से पेशेंट टिप टोइंग करता है। काफ सूडो हेपाट्रोपी, और इस सूडो हेपाट्रोपी में मसल रिप्लेस बाय फैट एंड फाइब्रोसिस। ये देखो, ये पेशेंट कह रहा है स्टॉप कॉपिंग, डोंट मॉक मी, वीक waddling tiny dog, then seriously I am copycat, no I am not, waddling gait, walk like a duck, इसी वजह से इसको waddling gait कहते हैं। ओके, पेशेंट में क्या क्या होता है, पुअर बैलेंस होता है, लॉर्डोसिस होता है, पोर्टफ्लूटेड बेली होती है, टिपटोइंग होती है, एंड काफ सूडो हाइपरट्रोफी। ओके, ये समझ में आया। सो पॉजिटिव गोवर साइन एंड वर्डलिंग गेट हमें याद में रखना है। देन प्रोक्सिमल मसल वीकनेस, इस मसल के वीकनेस होते हैं, प्रोक्सिमल मसल वीकनेस, सूडो हाइपरट्रोफी। सूडो हाइपरट्रोफी यानी क्या, फॉल्स एनलार्जमेंट ऑफ काफ मसल बिकॉज टिश्यू इज एबनॉर्मल। ओके, इट इज एक्चुअली ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ मसल फाइबर बाय फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू। सिमिलर फैमिली हिस्ट्री होती है, एंड इलिवेटेड सीपीके लेवल्स। इलिवेटेड सीपीके लेवल्स यानी क्या, सीपीके क्या है, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस, इसको हम बोलेंगे सीपीके। ओके, इट इज ड्यू टू एंजाइम creatine kinase is leaking from muscle cells and causing abnormally high level in blood. ओके, ये जो सीपीके है वो मसल सेल से लीक होते हैं और ब्लड में इसकी लेवल हाई हो जाती है। इट इज ड्यू टू मसल डैमेज। मसल डैमेज होने के बाद सीपीके क्या होते हैं, मसल से लीक होते हैं और ये ब्लड में जमा होते हैं, इसी वजह से सीपीके की लेवल इलिवेट होती है। ओके, क्लियर है। देन polymerase chain reaction PCR for dystrophin gene mutation or deletion is primary test for confirmation. PCR टेस्ट क्या है, PCR यानी polymerase chain reaction. It is a test to detect genetic material from specific organism. PCR टेस्ट क्या करती है, जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिफाई करती है। ओके, और ये हम डीएमडी में या बीएमडी में करेंगे। क्यों करेंगे, टू टेस्ट डिस्ट्रोफिन जीन म्यूटेशन और डिलीशन। ओके, ये प्राइमरी टेस्ट है कंफर्मेशन के लिए। ओके, पीसीआर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर देखा, सीपीके लेवल्स देखे, एंड ये क्या है, ये तो हमें क्लिनिकली समझ जाएगा। ये डीएमडी है, बीएमडी है। ओके, एंड सिमिलर फैमिली हिस्ट्री, इस बेसिस पे हम डायग्नोसिस करेंगे। ये हमने देखा वेडलिंग गेट पेशेंट का। देन डायग्नोसिस में नेक्स्ट आता है मसल बायोप्सी, यूजुअली फ्रॉम गैस्ट्रोनिमस और क्वाड्रिसेप मसल्स। ओके, ये गैस्ट्रोनिमस मसल से हम मसल बायोप्सी करेंगे। स्कैटर डीजनरेशन, डीजनरेटिंग एंड रीजनरेटिंग मायोफैब्रिल्स। ओके, मसल बायोप्सी क्यों करते हैं, इट इज प्रोसीजर यूज टू डायग्नोज डिसीज इन्वॉल्विंग इन मसल टिश्यू। मसल टिश्यू में कुछ डिसीज है या नहीं, इस वजह से हम मसल बायोप्सी करती है। ओके, इसमें क्या हमें दिखाई देगा, मसल बायोप्सी करने के बाद स्कैटर डीजनरेटिंग एंड रीजनरेटिंग मायोफिब्रिल्स दिखेंगे। देन एंडोमाइजियल कनेक्टिव टिश्यू प्रोलिफरेशन होगा। एंडोमाइजियल कनेक्टिव टिश्यू क्या है, is a connective tissue sheath that surround each muscle fiber. मसल फाइबर के सराउंडिंग जो कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, इसको हम बोलेंगे एंडोमाइजियल कनेक्टिव टिश्यू, जिनका डीएमडी में प्रोलिफरेशन होगा। एंड फोकल मोनोन्यूक्लियर इनफिल्ट्रेशन। मोनोन्यूक्लियर इनफिल्ट्रेशन क्या है, इट इज कॉज ड्यू टू क्रोनिक
inflammation. Okay, focal mononuclear infiltration. It is due to hypertrophy of cardiac fiber with area of necrosis. कार्डियक मसल में अगर हाइपरट्रॉफी होगी तो फोकल मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन हमें दिखेगा. EMG is indicated only in doubtful cases with near normal CPK levels, which reveals low amplitude and duration of motor action potential. EMG क्या है? Electromyography. Okay, it records the electrical impulse that our muscle produce. Okay, so muscle biopsy and then EMG. Then diagnosis में अगला स्टेप है कैरियर डिटेक्शन. कैरियर डिटेक्शन कैसे करेंगे? इज बाय पेडिग्री चार्टिंग. ये देखो, ये है पेडिग्री चार्टिंग. ये क्या है? ये देखो, फीमेल कैरियर, रेड सर्कल है फीमेल कैरियर एंड मेल नॉर्मल मेल. ओके, कैरियर फीमेल नॉर्मल मेल, उनके जो बच्चे होंगे वो क्या है? कैरियर फीमेल की वजह से क्या होगा? affected male and normal female. Then carrier female and normal male. ये अगर 4 बच्चे होंगे तो इसमें क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? affected male, normal female, carrier female and normal male. Then उनकी शादी हो गई तो क्या क्या होगा? affected male की वजह से क्या होगा? affected males and carrier female. एंड कैरियर फीमेल की वजह से फिर से ये होगा. ओके, अफेक्टेड मेल, कैरियर फीमेल एंड कैरियर सॉरी नॉर्मल मेल. ये इसको कहेंगे हम पेडिग्री चार्टिंग. इसी वजह से हम देख सकते हैं इनकी मदर कैरियर थी या फादर अफेक्टेड थे. इसको हम बोलेंगे पेडिग्री चार्टिंग. ये डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है. देन mild elevation of CPK levels in 80% of cases. Then muscle biopsy in suspected carriers. ये कैरियर डिटेक्शन के ये सब स्टेजेस है. पहले हम पेडिग्री चार्टिंग करेंगे, देन पेडिग्री चार्टिंग के बाद क्या करेंगे? सीपीके लेवल्स करेंगे उनमें, देन मसल बायोप्सी करेंगे, देन लो और डिफेक्टिव डिस्ट्रोपिन इन ब्लड सैंपल बाय पीसीआर डीएनए एनालिसिस. कैरियर डिटेक्शन के बाद अगला स्टेप आता है प्रीनेटल डायग्नोसिस. प्रीनेटल डायग्नोसिस इज पॉसिबल एज अर्ली एज बाय 12 वीक्स बाय पीसीआर डीएनए एनालिसिस ऑन कोरियोनिक विलाय सैंपल्स. कोरियोनिक विलाय सैंपल से हम प्रीनेटल डायग्नोसिस करेंगे. ओके, सो डायग्नोसिस में हमने क्या क्या देखा? ये जो क्लिनिकल साइंस देखेंगे हम पेशेंट के, देन सीपीके लेवल्स, सिमिलर फैमिली हिस्ट्री, देन पीसीआर करेंगे. क्यों करेंगे? डिस्ट्रोफिन जीन म्यूटेशन और डिलीशन देखने के लिए. ओके, देन मसल बायोप्सी, ईएमजी, कैरियर डिटेक्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस. ओके, एक बार सम अप कर लेंगे. डीएमडी बीएमडी सस्पेक्ट, मल्टीप्लेक्स पीसीआर करेंगे. उसमें क्या आएगा? डिस्ट्रोफिन जीन डिलीशन अगर आया तो वो गारंटी में डीएमडी बीएमडी का पेशेंट है. अगर पीसीआर में नो जीन डिलीशन आएगा तो मसल बायोप्सी करेंगे. देन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री फॉर डिस्ट्रोफिन. इसमें मसल बायोप्सी में अगर डिस्ट्रोफिन का स्ट्रेनिंग नहीं आया तो पेशेंट डीएमडी है. अगर रिड्यूस डिस्ट्रोफिन स्टेनिंग आया तो पेशेंट बीएमडी है. ओके, डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन है वो डीएमडी में तैयार ही नहीं होता, इसी वजह से मसल बायोप्सी में क्या आएगा? नो डिस्ट्रोफिन स्टेनिंग. और बीएमडी में क्या होता है? कम होता है, डिस्ट्रोफिन का प्रोडक्शन कम होता है, इसी वजह से क्या आएगा? रिड्यूस डिस्ट्रोफिन स्ट्रेनिंग. एंड अगर मसल बायोप्सी में नॉर्मल डिस्ट्रोफिन स्टेनिंग आया तो नॉन डीएमडी बीएमडी. ओके, क्लियर है? डीएमडी बीएमडी में पहले क्या करेंगे? हम पीसीआर करेंगे, देन मसल बायोप्सी करेंगे. पीसीआर में अगर आ गया डिस्ट्रोफिन जीन डिलीशन तो हमें यहाँ पे ही कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट डीएमडी और बीएमडी सस्पेक्ट है या नहीं. देन
अगर यहाँ पे हमें कुछ क्लू नहीं आया तो हम क्या करेंगे, मसल बायोप्सी करेंगे। मसल बायोप्सी में डिस्ट्रोफिन से स्टेनिंग नहीं आई तो क्लियर है डीएमडी पेशेंट है। अगर रिड्यूस डिस्ट्रोफिन स्टेनिंग आई तो बीएमडी पेशेंट है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रोफिन स्टेनिंग आई तो वो पेशेंट को डीएमडी या बीएमडी नहीं है। क्लियर है। नाउ डायग्नोसिस हो गया। अभी हम मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट इज एंटायरली सपोर्टिव एट अ प्रेजेंट इंक्लूड्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट बट अवॉइड ओबेसिटी। ओके, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस रहता है, इसी वजह से पेशेंट में ओबेसिटी हमें अवॉइड करनी है। ओके, डीएमडी या बीएमडी के लिए कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ओके, स्टीरॉइड्स हम थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं बट हमें वो भी अवॉइड करने रहते हैं। ओके, सो मैनेजमेंट इज एंटायरली सपोर्टिव एट प्रेजेंट एंड इट इंक्लूड्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट, physiotherapy to prevent or delay contracture, then ambulatory support, wheelchair and orthotic braces। ये देखो इसे कहते हैं orthotic braces। Then calcium supplements to prevent osteoporosis, treatment of respiratory infection and congestive cardiac failure, then psychological support। पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। Then steroids per oral, prednisolone 0.75 mg per kg per day for 10 days a month have shown temporary improvement in muscle weakness for 4 to 6 months by decelerating the rate of myofiber necrosis. However, it does not alter the ultimate course and exact role is controversial। और ओबेसिटी के कारण भी, स्टीरॉयड की वजह से ओबेसिटी हो सकती है, इसी वजह से भी हम ये स्टीरॉयड्स अवॉइड करते हैं। ओके, स्पेसिफिक एट एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज इंक्लूड। ये जो थेरेपी मैं बताऊंगी इस पे अभी भी एक्सपेरिमेंट शुरू है, रिसर्च शुरू है। ओके, फर्स्ट है उसमें मायोब्लास्ट ट्रांसफर थेरेपी फ्रॉम अ नियर रिलेटिव। ओके, मायोब्लास्ट क्या रहता है, मायोब्लास्ट इज अ स्टेम सेल और प्रोजिनेटर। ओके, progenitor cell which is responsible for skeletal muscle tissue formation and repair। ओके, मायोब्लास्ट ये क्या है, स्टेम सेल है। ये हम ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम नियर रिलेटिव। Myoblast transfer has been proposed as a technique to replace dystrophin, the skeletal muscle protein that is deficient in DMD। Okay, then donor myoblast is injected into muscle of an affected patient, can fuse with host muscle fiber and thus contributing their nuclei, which are potentially capable of replacing the deficient gene product। ओके, सो मायोब्लास्ट ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, डिस्ट्रोफिन का प्रोडक्शन शुरू होता है। सो मायोब्लास्ट ट्रांसफर थेरेपी फ्रॉम नियर रिलेटिव, देन IM injection of recombinant dystrophin gene। Okay, then IV or SC antisense oligonucleotide drugs, disapersen and eteplirsen, which induce exon skipping during splicing of mRNA to produce a shorter but potentially functional dystrophin protein। Functional dystrophin protein हमें एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ड्रग से हम पा सकते हैं। ओके, सो इसमें क्या क्या है, मायोब्लास्ट ट्रांसफर, रिकमेंड डिस्ट्रोफिन जीन एंड एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ड्रग्स। देन सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, प्रीनेटल स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी सो फॉर टू काउंटर दिस डिसीज। ये सब हमने क्या देखे, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज, और ये क्या देखे हमने, सपोर्टिव थेरेपीज। ओके, बट ये सब होने से, डीएमडी होने से पहले ही अगर हम प्रीनेटल स्क्रीनिंग या काउंसलिंग कर पाते तो ये डिसीज आगे की जनरेशन को होगा ही नहीं। सो प्रीनेटल स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी सो फार टू काउंटर दिस डिसीज। ओके, यहाँ पे हमने डीएमडी एंड बीएमडी पूरा किया है।